गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम टिम्बर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे, आज उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए है चीर, बी है शीशम, सी है साल, डी है टीक। तो जो मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर आती है वो हमें मिलती है टीक से, और जो स्ट्रोंगेस्ट टिम्बर मिलती है वो है शीशम। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर के लिए पूछा जाए तो उसके लिए रहेगा टीक, और स्ट्रोंगेस्ट टिम्बर के लिए पूछा जाए तो उसके लिए रहेगा शीशम। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाई, ए है सैपवुड, बी है टिम्बर डिफेक्ट, सी है एनुलर रिंग, डी है मेडुलरी रिंग। तो जो ट्री की एज है वो हम किससे डिटरमाइन करेंगे? जो एनुलर रिंग आ रही है उनकी काउंटिंग करके। जैसे जो क्रॉस सेक्शन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये पिथ होता है, हार्टवुड, सैपवुड, कैम्बियम लेयर, और लास्ट में आता है बार्क। ठीक है, बार्क, कैम्बियम लेयर, सैपवुड, हार्डवुड, हार्टवुड, और ये होता है पिथ और मेडुला। यहाँ पे इस तरीके से जो रे आती है, ये वाली रे रेडियल डायरेक्शन में, उनको हम बोलते हैं मेडुलरी रे। और इनके अलोंग इस तरीके से जो रे जाती है उनको हम बोलते हैं एनुअल रिंग, एनुअल रिंग। ठीक है, तो इन एनुअल रिंग को काउंट करके हम ट्री की एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ टिम्बर कैन बी इम्प्रूव्ड यूजिंग अ बेल्स प्रोसेस? ए है ड्यूरेबिलिटी, बी है स्ट्रेंथ, सी है केमिकल रेजिस्टेंस, डी है फायर रेजिस्टेंस। तो जो एबल्स प्रोसेस है, इससे हम टिम्बर की फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। एबल्स प्रोसेस, देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले हम टिम्बर सरफेस को क्लीन करेंगे, उसके बाद में सोडियम सिलिकेट के सॉल्यूशन का हम उस पर लैप करते हैं टिम्बर सरफेस पे। इसके बाद में हम जो फेट लाइम आता है उसको अप्लाई कराएंगे, और सबसे लास्ट में हम अप्लाई करवाते हैं सिलिकेट ऑफ सोडा। सिलिकेट ऑफ सोडा हम लास्ट में इसमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये प्रोसीजर आपको ध्यान रखना है कि अबेल्स प्रोसेस है, इससे हम टिम्बर की फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जो भी टिम्बर नॉन रिफ्रैक्टरी है, देखिए टिम्बर दो टाइप की होती है, एक होती है रिफ्रैक्टरी और दूसरी होती है नॉन रिफ्रैक्टरी टिम्बर। रिफ्रैक्टरी टिम्बर वो होती है जो फायर को ईजिली कैच नहीं करती है, वो रिफ्रैक्टरी टिम्बर आती है। नॉन रिफ्रैक्टरी टिम्बर होती है जो फायर को ईजिली कैच कर लेती है। तो जो नॉन रिफ्रैक्टरी टिम्बर है उसको रिफ्रैक्टरी टिम्बर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम कुछ केमिकल सॉल्यूशन यूज करते हैं, जिसमें आता है अपने पास में बोरेक्स, फास्फोरस, और इसके अलावा हम यूज़ करते हैं
अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो या तो हम कुछ ये केमिकल सॉल्यूशन है इनको यूज करेंगे, या फिर सर एबल्स प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले टिम्बर सरफेस को क्लीन करेंगे, उसके बाद में जो सोडियम सिलिकेट है उसकी कोटिंग करेंगे, उसके बाद में हम जो फेट लाइम आ रहा है उससे हम इस पे अप्लाई करेंगे, और सबसे लास्ट में हम जो अप्लाई करते हैं वो है सॉल्यूशन ऑफ सिलिकेट ऑफ सोडा। तो इससे क्या होती है कि जो टिम्बर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्टरी टिम्बर में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाइट ants ऑफ्टेन फ्रॉम ए है चीर, बी है शीशम, सी है साल, डी है टीक। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, टीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफेक्ट इन टिम्बर that arise due to the swelling caused by growth of layer of sapwood over the wound after branch is cut off is called A है knots, B है sac, C है checks, D है ringall। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the measure of ease with which the wood may split? ए है स्टिफनेस, बी है टफनेस, सी है क्लीवेबिलिटी, डी है शेयरिंग स्ट्रेंथ। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, क्लीवेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लो एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ प्लाईवुड इज ड्यू टू ए है प्लाईज आर प्लेस्ड एट राइट एंगल विद ईच अदर, बी है दे आर ग्लूड अंडर द हाई प्रेशर, सी है दे आर हेल्ड इन द पोजिशन विद द हेल्प ऑफ एडेसिव, डी है दे आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ विनर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लाईवुड क्या होता है। देखिए प्लाईवुड में और थिनर लेयर की वुड्स को हम क्या करते हैं, ग्लूड करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो थिनर लेयर की जो टिम्बर होती है उसको हम बोलते हैं विनर्स। तो इन विनर्स को एडहेसिव के साथ अंडर हाई प्रेशर ग्लूड करते हैं, यानी अंडर हाई प्रेशर हम उनको चिपका देते हैं, ठीक है। तो इससे जो बनता है उसको हम बोलते हैं प्लाईवुड। इसमें जो विनर्स है या जो प्लाईज है इनका जो नंबर रखा जाता है वो ओड में रखा जाता है, और ये वेरी करता है 3 to 13। और ये जब ग्लूड करते हैं तो ये एक दूसरे के राइट एंगल पे होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें जो एक्सपेंशन है या जो श्रिंकेज है वो कम आते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टिम्बर हैविंग ए ड्यूरेबिलिटी लाइफ मोर देन 120 months इज क्लासिफाइड एज ए है लो ड्यूरेबल, बी है मॉडरेट ड्यूरेबल, सी है हाई ड्यूरेबल, डी है नन ऑफ दीज। टिम्बर को ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंग 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट आएगा इसमें हाई ड्यूरेबल, इसमें एक टिम्बर का हम स्पेसिमेन लेते हैं जिसकी साइज होती है 600 बाई 50 mm। ये साइज हम लेते हैं टिम्बर स्पेसिमेन की। फिर इसकी देखते हैं कि इसकी जो एवरेज लाइफ आ रही है वो क्या आ रही है। तो अगर एवरेज लाइफ वो ग्रेटर देन है 10 ईयर्स से, तो इसको हम बोलेंगे हाई ड्यूरेबल। अगर एवरेज लाइफ जो आ रही है वो 5 to 10 ईयर के बीच में वेरी कर रही है तो उसको हम बोलते हैं मीडियम ड्यूरेबल। और अगर ये जो एवरेज लाइफ आ रही है वो लेस देन 5 ईयर्स है तो इसको हम बोलते हैं लो ड्यूरेबल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे
टिम्बर की 3 क्लास होती है, हाई ड्यूरेबल, मीडियम एंड लो ड्यूरेबल। हाई में क्या होगा कि जो एवरेज लाइफ है वो 10 ईयर्स से ज़्यादा हो तो हाई ड्यूरेबल में आएगा, अगर 5 to 10 ईयर के बीच में वेरी कर रही हो तो मीडियम में आएगा, और अगर 5 ईयर से कम आ रही हो तो वो आएगा लो ड्यूरेबल में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें किस तरीके से क्लासिफाइड था, एक बार उसका रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो उसमें था क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो क्लास ए में था जब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर ग्रेटर देन 12.5 किलो न्यूटन पर mm², अगर ये वैल्यू वेरी कर रही है 9.8 to 12.5 किलो न्यूटन पर mm², तो वो क्लास बी में था। और अगर इसकी वैल्यू 5.6 से 9.8 किलो न्यूटन पर mm² के बीच वेरी कर रहा है तो वो किस में था, क्लास सी में था। तो हमने देखा ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे 120 मंथ्स दिए हुए हैं यानी 10 ईयर के इक्वल दिया हुआ है, तो ये किस टाइप का होगा, हाई ड्यूरेबल होगा, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिके ऑफ वुड इज कॉज्ड इन एसिड मीडियम ऑफ pH इज ए है लेस देन 1, बी है लेस देन 4, सी है लेस देन 5, डी है लेस देन 6। जो टिम्बर है अगर वो एसिड मीडियम में रखी जाती है तो उसमें क्या होता है, डिके स्टार्ट हो जाता है उसका। तो जब pH की वैल्यू 7 से लेस देन आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड मीडियम। pH लेस देन 7 है तो एसिड, pH इक्वल टू 7 है तो न्यूट्रल, और अगर pH की वैल्यू 7 से ग्रेटर है तो इसको हम बोलते हैं एल्काइन, ठीक है। तो जो टिम्बर के लिए है उसका डिके कब स्टार्ट होगा, तो अगर pH की वैल्यू 4 से लेस देन होगी उस केस में क्या हो, उसका एसिड मीडियम में डिके स्टार्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वुड। ए है हीट कंडक्टिविटी, बी है साउंड कंडक्टिविटी, सी है हार्डनेस, डी है मॉइस्चर मूवमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी वो होती है जब कोई भी मटेरियल है, वो टिम्बर हो सकता है, अगर हम स्टोन की बात करें तो स्टोन हो सकता है, एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट, सीमेंट, जो भी है, यानी कोई भी मटेरियल जो एक्सटर्नल फोर्स को रजिस्ट कर रहा हो। एक्सटर्नल फोर्स को रजिस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है किसी भी मटेरियल की, उसको हम बोलते हैं उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो कोई भी मटेरियल है वो एक्सटर्नल फोर्स को कितना रजिस्ट कर पाता है, वो उसकी होगी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। और इसमें जैसे अगर हम बात करें तो इसमें क्या आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, जिसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो सकती है, शियर स्ट्रेंथ हो सकती है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो उसका फटीग वैल्यू जो आती है, हार्डनेस, टफनेस, ये सारी क्या है, किसी भी मटेरियल की उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो टिम्बर के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफेक्ट इन टिम्बर। ए है वेट रोट, बी है रिंडगल, सी है शेक, डी है नोट्स। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, लास्ट लेक्चर में हमने डिफेक्ट देखे थे। अगर डिफेक्ट की हम बात करें तो डिफेक्ट क्या आ सकता है, ड्यू टू सीजनिंग, सीजनिंग की वजह से डिफेक्ट आ सकते हैं। जो अपन कन्वर्जन करते हैं टिम्बर का, जो फेलिंग ऑफ टिम्बर से हम जब इसको कन्वर्ट करते हैं
इश्यूज ड्यूरिंग टिम्बर में जो डिफेक्ट आते हैं वो डिफेक्ट हो सकते हैं, या फिर नेचुरल डिफेक्ट हो सकते हैं, या फिर जो फंगल अटैक है उसकी वजह से जो डिफेक्ट आते हैं वो हो सकते हैं। तो इस तरीके से टिम्बर में बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो इसमें दिया है नोट्स, रिंडगल, तो ये किसके एग्जाम्पल है? जो नेचुरल डिफेक्ट आता है उसके। नेचुरल डिफेक्ट में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं? शेक, जिसमें आगे फर्दर क्लासिफाइड किया था, जिसमें हमने देखा था स्टार शेक था, हार्ट शेक था, और कप शेक था, रेडियल शेक था। इसके अलावा नोट्स, रिंडगाल, फॉक्सिनेस, बर्न, अपसेट, ये सारे किस में आते हैं? नेचुरल डिफेक्ट आते हैं टिम्बर में। ये सारे क्या है? नेचुरल डिफेक्ट है। सेकंड जो इसमें आते हैं फंगल अटैक की वजह से जो डिफेक्ट्स आते हैं उसमें आता है ड्राई रोट, वेट रोट, वाइट रोट, ब्राउन रोट, ब्लू स्टेन। ये सब किस में आता है? फंगल अटैक की वजह से जो डिफेक्ट आते हैं उसमें आते हैं ये सब। तो यहाँ पे देखें जो इनमें जो ओड है वो कौन सा है? वाइट रोट है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, वेट रोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिम्बर क्वालिटी डज नॉट डिपेंड ऑन, ए है द टाइप ऑफ ट्री, बी है टाइप ऑफ द फेलिंग, सी है मैच्योरिटी, डी है साइज ऑफ द ट्री। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, कि टिम्बर की साइज क्या है उस पर उसकी क्वालिटी डिपेंड नहीं करती है। उसके अलावा जो भी मेथड्स हम यूज़ करते हैं, ट्री कितना मैच्योर है, ओवर मैच्योर्ड है, अंडर मैच्योर्ड है या प्रॉपर मैच्योर है, उस पर भी डिपेंड करेगा। उसको जब हम सीजनिंग करते हैं तो क्या प्रोसीजर रहता है उस पर भी डिपेंड करेगा। जब हम उनको कन्वर्ट करते हैं तो क्या प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं, उन सब फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। बट टिम्बर की साइज़ क्या है उस पर कभी भी उसकी क्वालिटी डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टिम्बर इज बर्न्ड इन द वुड फायर over a depth of 15 mm, then process of treatment is known as A है चेयरिंग, B है रूपिंग प्रोसेस, C है बेथल प्रोसेस, D है बाउचरी प्रोसेस। तो ये जो सारे मेथड है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। देखिए इससे पहले हमने देखा तो जो अबेल्स प्रोसेस और जो हम कुछ केमिकल्स यूज़ कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे? टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए कर रहे थे। अब हम बात करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर का मतलब होता है कि टिम्बर को इंसेक्ट जो फंगल अटैक आ रहे हैं उनसे प्रोटेक्ट करना क्या होता है? प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर होता है। तो इसमें कुछ मेथड्स होते हैं। एक होता है प्रेशर प्रोसेस, इसमें दो मेथड्स आते हैं। एक होता है इम्पटी सेल प्रोसेस और एक आता है फुल सेल प्रोसेस। जो इम्पटी सेल प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रूपिंग प्रोसेस, और जो फुल सेल प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं बेथल प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो प्रिजर्वेटिव होता है, प्रिजर्वेटिव भी क्या होता है? एक केमिकल सॉल्यूशन होता है, तो उसको अंडर प्रेशर हम टिम्बर पे इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, वो आता है प्रेशर प्रोसेस। इसमें इम्पटी सेल और जो फुल सेल प्रोसेस होता है, इम्पटी सेल प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रूपिंग प्रोसेस, और जो फुल सेल प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं बेथल प्रोसेस। उसके अलावा सोकिंग ट्रीटमेंट,
सोकिंग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इसमें जो आता है वो आता है सरफेस एप्लीकेशन। सरफेस एप्लीकेशन, इसके अलावा जो मेथड आते हैं उसमें है हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस, ASCU ट्रीटमेंट। ASCU का मतलब होता है आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, उससे भी हम क्या है टिम्बर की ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आता है चेरिंग टेरिंग, चेरिंग टेरिंग एंड क्रियोसोटिंग। ठीक है, ये भी प्रिजर्वेशन के मेथड्स होते हैं। चेरिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी केमिकल प्रिजर्वेटिव हम यूज नहीं करते, इसमें जो टिम्बर की अपर सरफेस है उसको हम जलाकर और उसको प्रिजर्व करते हैं। टेरिंग में क्या है, हम कोल टार को यूज करते हैं एज प्रिजर्वेटिव मटेरियल, और केरोसोटिंग में हम क्या है केरोसोट को यूज करते हैं और अंडर प्रेशर हम इसको टिम्बर पे इंजेक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपको सारे जो प्रिजर्वेटिव मेथड है वो आपको ध्यान रखने हैं, या फिर कहे कि टिम्बर की ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के कौन कौन से मेथड है वो अभी हमने डिस्कस किए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें टिम्बर के सरफेस को जलाया जाता है, तो वो होता है चेरिंग। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है A। Next question is which of a timber is used to make the goods that are used in sports industry is A है मलबरी, D है बालसा, C है शीशम, D है बोथ A and C। तो जो स्पोर्ट्स के लिए जो भी स्पोर्ट्स मटेरियल हम बनाते हैं उसके लिए जो टिम्बर यूज करते हैं वो है मलबरी और शीशम। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट कॉज लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन ऑफ वुड बिटवीन द एनुलर रिंग इज नोन एज ए है नोट्स, बी है फॉक्सिनेस, सी है शेक, डी है रिंडगल। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि जो शेक है उसमें क्या होगा, जो एनुअल रिंग है वो या तो पार्शियली या फिर कंप्लीटली सेपरेट होती है, जिसमें हमने शेक के बहुत सारे टाइप्स भी देखे थे। शेक है, इसमें क्या होगा, एनुलर रिंग है वो पार्शियली या कंप्लीटली क्या होती है, सेपरेट होती है। और इसके जो टाइप्स थे उसमें क्या थे, हार्ड शेक, स्टार शेक, कप शेक, रेडियल शेक, रिंग शेक। ये सब हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मेक द टिम्बर फायर रेजिस्टेंट। ए है कोटिंग विद टार पेंट, बी है सीजनिंग प्रोसेस, सी है सोकिंग इट इन अमोनियम सल्फेट, डी है बाउचरी प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। इससे जैसे हमने डिस्कस किया था फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए या तो हम कुछ केमिकल्स यूज कर रहे थे जिसमें था अमोनियम सल्फेट, बोरेक्स, फास्फोरस, और एक था सर एबल्स प्रोसेस, सर अबेल्स प्रोसेस। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेस्टेज ऑफ टिम्बर इज द मैक्सिमम इन द केस ऑफ ए है ऑर्डिनरी सोइंग, बी है टेंजेंशियल सोइंग, सी है रेडियल सोइंग, डी है क्वार्टर सोइंग। जब हम और जो फेलिंग ऑफ टिम्बर है उसको सुटेबल शेप और साइज प्रोवाइड करवाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। देखिए अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ टिम्बर की तो इसमें सबसे पहले क्या होता है,
फेलिंग ऑफ टिम्बर, जो भी टिम्बर का लॉग है उसको काटते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फेलिंग। या पेड़ को काटना क्या होता है, फेलिंग ऑफ टिम्बर होता है। फिर इस टिम्बर्स को प्रॉपर शेप एंड साइज प्रोवाइड करवाना, सुटेबल साइज प्रोवाइड करवाना, वो होता है कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। तो जब हम कन्वर्जन ऑफ टिम्बर करते हैं तो अलग अलग तरीके से इसके क्या करते हैं, सोइंग करते हैं, कटाई करते हैं। तो इसमें आता है ऑर्डिनरी, टेंजेंशियल, रेडियल, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, ऑर्डिनरी में क्या है, जो वेस्टेज होंगे वो बहुत कम होंगे। ऑर्डिनरी सोइंग में वेस्टेज मिनिमम होंगे। सेकंड, आप जो डायग्राम देख पा रहे हैं वो है टेंजेंशियल सोइंग। टेंजेंशियल सोइंग में क्या होता है कि जो एनुअलर रिंग है, जो एनुअल रिंग है उसके टेंजेंशियली हम क्या कर रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं। तो इस केस में जो वेस्टेज है वो मीडियम होगा, कि ना तो बहुत कम होगा और ना ही बहुत ज़्यादा होगा। जो स्ट्रेंथ आएगी इस केस में वो क्या होगी, मिनिमम होगी। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम टेंजेंशियल कटिंग करते हैं तो इस जो स्ट्रेंथ आती है वो मिनिमम आएगी। थर्ड है रेडियल सोइंग। रेडियल का मतलब होता है कि जो मेडुलरी रे है उसके अलोंग अगर हम सोइंग कर रहे हैं तो वो आएगा रेडियल सोइंग में। तो इसमें वेस्टेज है, वेस्टेज तो मैक्सिमम होगा बट जो स्ट्रेंथ आएगी वो हाई आएगी, या फिर कहें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ आएगी। क्योंकि इसमें जो कटिंग है या जो हम कटाई कर रहे हैं वो किसके अलोंग कर रहे हैं, मेडुलरी रे के अलोंग कर रहे हैं, यानी मेडुलरी रे को हम इसमें डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हाईएस्ट आएगी। नेक्स्ट इसमें जो है क्वार्टर सोइंग। क्वार्टर सोइंग में हम क्या करते हैं कि पहले जो क्रॉस सेक्शन है उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसके बाद में उसके सोइंग करते हैं। तो ये इस यहाँ पे पूछा गया है कि वेस्टेज ऑफ टिम्बर किस में मैक्सिमम होगा। तो वेस्टेज ऑफ टिम्बर और जो स्ट्रेंथ है ये मैक्सिमम दोनों ही किस केस में आएगी, रेडियल सोइंग में। अगर पूछा जाए कि वेस्टेज है वो मिनिमम कब होगा तो वो होगा ऑर्डिनरी सोइंग में। सबसे इकोनॉमिकल अगर पूछा जाए कि सबसे इकोनॉमिकल और सिंपल मेथड कौन सा है तो वो कौन सा होगा, ऑर्डिनरी सोइंग। अगर पूछा जाए कि स्ट्रेंथ मिनिमम किस केस में आएगी तो स्ट्रेंथ मिनिमम किस केस में आती है, टेंजेंशियल सोइंग में। तो ये कुछ आपको सोइंग से रिलेटेड कुछ ध्यान रखने हैं कि अगर ऑर्डिनरी सोइंग करेंगे तो वेस्टेज मिनिमम आएगा और अगर टेंजेंशियल सोइंग करेंगे तो स्ट्रेंथ मिनिमम आएगी। अगर रेडियल सोइंग करते हैं तो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम आएगी और वेस्टेज भी इस केस में मैक्सिमम होंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट वुड। ए है टीक, बी है शीशम, सी है बबूल, डी है चिर। तो यहाँ पे पूछा गया हार्डेस्ट वुड का मतलब क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग वुड कौन सी होती है। तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है शीशम, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शीशम, और सबसे वैल्यूएबल टीक। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोट्स रिड्यूस द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वुड। ए है अलोंग द ग्रेन, बी है अक्रॉस द ग्रेन, सी है टेंजेंशियल टू द ग्रेन, डी है एट ए पॉइंट ऑफ द ग्रेन। तो जो नोट आती है वो टिम्बर की टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देती है अक्रॉस द ग्रेन। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, अक्रॉस द ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफेक्ट इन टिम्बर ड्यू टू ब्रोकन ब्रांच ऑफ ट्री ड्यूरिंग द ट्री ग्रोथ इज। ए है नोट,
बी है रिंडगल, सी है बर्ल, डी है शेक। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए नोट। देखिए आप डायग्राम में देख सकते हो कि नोट और जो रिंडगल होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। नोट में क्या होगा कि कोई भी, ये किसी टिम्बर का जैसे स्टीम है, इसमें ऐसे ब्रांच है, यहाँ ब्रांच है, तो जब हम इन ब्रांच को इम्प्रॉपर तरीके से कट करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे एक वुंड बन जाता है और इस पे क्या होता है कि इस टिम्बर का क्या आ जाता है, सैफवुड ग्रोथ करने लग जाता है। मतलब जो सैफवुड है वो बाहर की साइड ग्रोथ करने लग जाता है, उसको तो हम क्या बोलते हैं, इस डिफेक्ट को तो रिंडगल। और दूसरा क्या होता है, नोट्स क्या होता है, नोट्स में होता है कि कोई भी टिम्बर का ये स्टीम है, जैसे यहाँ से ब्रांच निकलनी थी यहाँ से, बट जो कैम्बियम लेयर है इस ट्री की, ये उसको ग्रोथ नहीं करने दे रही, तो ये क्या है, यहाँ पर ही एक डार्क स्पॉट बन जाता है, उसको हम बोलते हैं नोट। ठीक है, नोट है, ये 3 टाइप के होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अगर स्मॉल नोट है तो वो स्ट्रेंथ पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, जिसकी साइज होती है, जैसे ये नोट बन रहा है, नोट क्या है, एक गांठ टाइप कुछ बन जाता है, जिसका कलर क्या होगा, डार्कर होगा। इस स्टीम के कलर के कंपैरिजन में डार्क हो जाता है क्योंकि इसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है यहाँ। तो अगर इसकी वैल्यू 5 to 20 mm हो तो ये आता है स्मॉल नोट में, अगर 20 to 40 mm हो तो ये आता है मीडियम नोट में, और अगर 40 mm से ज़्यादा हो इस नोट का डायामीटर तो उसको हम बोलेंगे लार्ज नोट। तो कई बार एग्जाम में नोट के डायमीटर से रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये आपको डायमीटर भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर पीस इज ऑब्टेन्ड बाई, ए है टेंजेंशियल सोइंग, बी है क्वार्टर सोइंग, सी है रेडियल सोइंग, डी है ऑर्डिनरी सोइंग। तो सोइंग से आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो ध्यान रखने हैं वो है कि ऑर्डिनरी सोइंग से जो वेस्टेज है वो मिनिमम होगा, मिनिमम। जो टेंजेंशियल सोइंग है इसकी वजह से जो स्ट्रेंथ आती है वो मिनिमम आएगी, और जो रेडियल सोइंग है इसमें वेस्टेज है वो मैक्सिमम होगा, और जो स्ट्रेंथ है वो इसमें क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो ये कुछ फैक्ट है सोइंग से रिलेटेड जो आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर किस सेक्शन से हमें मिलेगा, कौन से सोइंग से मिलेगा, तो ये मिलता है हमें रेडियल सोइंग से। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्री बोथ ट्री यील्ड सॉफ्ट वुड, ए है देवदार एंड शीशम, बी है चिर एंड साल, सी है साल एंड टिक, डी है चिर एंड देवदार। देखिए सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ट्री के टाइप्स में, एक्सोजीनियस ट्री 2 टाइप के होते हैं, एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस में तो क्या होता है कि जो ट्री की लेंथ और जो विड्थ है उसमें प्रॉपर ग्रोथ होती है, दोनों में ग्रोथ होती है। और एंडोजीनियस में क्या होता है कि जो लेंथ पे जो ग्रोथ है वो गांठों के रूप में होती है, कड़ियों के रूप में होती है, जिसमें इसके एग्जाम्पल हमने देखा था बेम्बो, पाम, ये इसके एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है एंडवर्ड डायरेक्शन में ट्री ज़्यादा ग्रोथ करता है। एक्सोजीनियस को फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड। जो हार्डवुड सॉफ्टवुड में वो आते हैं, इसको हम बोलते हैं
कॉनिफर ट्री, और इसको हम बोलते हैं डेसिडियस। डेसिडियस सॉफ्टवुड या कॉनिफर में वो होते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, साल भर जो हरे भरे रहते हैं, या जो सदाबहार वाले आते हैं वो किस में आते हैं, कॉनिफर में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवुड। और हार्डवुड में वो होते हैं जो पतझड़ में जिनके पत्ते गिर जाते हैं एकदम से, ठीक है, वो किस में आते हैं, डेसिडियस में, जिसको हम बोलते हैं हार्डवुड। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो कॉनिफर या जो सॉफ्टवुड है, इसके एग्जाम्पल में जो आते हैं वो है चीर, देवदार, ये सब किस पे आते हैं, सॉफ्टवुड में आते हैं, कॉनिफर में आते हैं। और हार्डवुड में जो आता है शीशम, टीक, ये सब किस में आएंगे, हार्डवुड में आएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लाईवुड हैज द एडवांटेज ऑफ ए है सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन, बी है इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, कि जो प्लाईवुड है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑल डायरेक्शन में सेम होती है, और इसका जो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है वो भी ज़्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफेक्ट कॉज्ड बाय इम्परफेक्ट सीजनिंग इज कॉल्ड, ए है वेट रोट, बी है कपसेक, सी है ड्राई रोट, डी है हनी कॉम्बिंग। तो देखिए हमने देखा था कि सीजनिंग की वजह से कुछ डिफेक्ट आते हैं, जिसमें आता है रैप, बो, कप, हनी कॉम्बिंग, रेडियल शेक। तो ये कुछ डिफेक्ट्स है जो इम्प्रॉपर सीजनिंग की वजह से आते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा हनी कॉम्बिंग, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ सोइंग वुड इज, ए है ऑर्डिनरी सोइंग, बी है क्वार्टर सोइंग, सी है टेंजेंशियल सोइंग, डी है रेडियल सोइंग। तो जिसमें वेस्टेज सबसे कम होगा, या जिस टिम्बर को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, वो क्या होगा, ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा। और ऐसा किस में होता है, वेस्टेज सबसे कम किस में होता है, ऑर्डिनरी सोइंग में। तो यानी सबसे इकोनॉमिकल भी कौन सा होगा, ऑर्डिनरी सोइंग। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ एक्सोजीनियस ट्री इज, ए है सैपवुड, बी है हार्टवुड, सी है कैम्बियम लेयर, डी है पिथ। तो जो ओल्डेस्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पिथ और मेडुला। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हार्डवुड एनुअल रिंग्स आर, ए है क्लियरली विजिबल एंड नियरर टू ईच अदर, बी है लेस डिस्टिंक्ट एंड फार अपार्ट, सी है क्लियरली विजिबल एंड फार अपार्ट, डी है लेस डिस्टिंक्ट एंड नियरर टू ईच अदर। जो हार्डवुड है जो एक्सोजीनियस ट्री है उसको दो क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। एक तो है कॉनिफर, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवुड, और दूसरा है डेसिडियस, जिसको हम बोलते हैं हार्डवुड। पहला डिफरेंस तो ये होता है कि जो सॉफ्टवुड या जो कॉनिफर ट्री है वो सदाबहार होते हैं, ठीक है, और इनके जो लीव्स होती है वो ब्रॉड होती है, सॉरी निडल लाइक इसमें क्या होती है, लीव्स होती है, निडल लाइक लीव्स। जो हम जनरली जो शंकुधारी आते हैं वो किस में आते हैं, कॉनिफर या सॉफ्टवुड में आते हैं। डेसिडियस में जो पतझड़ वाले होते हैं वो किस में आते हैं, डेसिडियस या हार्डवुड में आते हैं, और इसकी जो लीव्स होती है वो ब्रॉड होती है, ब्रॉड लीव्स।
इसके अलावा अगर हम इनकी कलर की बात करें तो जो सॉफ्ट वुड है इसकी लकड़ी का जो कलर होता है, जो टिम्बर का कलर होता है वो थोड़ा लाइट होता है और इसका क्या होता है, कलर डार्क होता है। थर्ड, इनमें जो डिफरेंस आता है कि इनमें जो एनुअल रिंग है वो काफ़ी दूर होती है और क्लियरली विजिबल होती है, बट जो हार्ड वुड है उसमें एनुअल रिंग है वो क्लियरली विजिबल नहीं होती है, यानी एक दूसरे के बहुत पास पास में होती है। जैसे यहाँ पे ये इसका पिथ है, ये हार्ड वुड है, फिर इसमें बहुत सारी लेयर्स ऐसे पाई जाती है इस तरीके से। तो जो हार्ड वुड है उसमें ये जो एनुअल रिंग होती है, ये वाली रिंग, बहुत सारी ऐसी रिंग्स होती है तो वो क्लियरली विजिबल नहीं होती है, ठीक है। और जो सॉफ्ट वुड है इसमें ये क्लियरली विजिबल होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, क्योंकि यहाँ हार्ड वुड के लिए पूछा गया और हार्ड वुड में जो एनुअल रिंग्स है वो लेस डिस्टिंक्ट होती है और एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेसेसरी टाइम फॉर आर्टिफिशियल सीजनिंग इज, ए है 2 to 5 days, बी है 5 to 10 days, सी है 10 to 15 days, डी है 15 to 30 days। तो जो आर्टिफिशियल, जब हम सीजनिंग, सबसे पहले कि सीजनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी सीजनिंग क्यों करते हैं टिम्बर में, तो जो फेलिंग ऑफ टिम्बर होता है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है, तो उस मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए एक लिमिट तक हम क्या करते हैं, सीजनिंग करते हैं। यानी टिम्बर को सुखाना एक तरीके से आप मान सकते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर, जिसमें उसके मॉइस्चर कंटेंट को हम रिड्यूस करते हैं। तो इसके दो मेथड हमने देखे थे, एक आर्टिफिशियल था, एक नेचुरल था। तो जब हम आर्टिफिशियल सीजनिंग करते हैं तो उस केस में जो मॉइस्चर कंटेंट इसमें प्रेजेंट रहता है वो होता है 10 to 12%, और इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है आर्टिफिशियल में वो 5 to 10 days। मतलब ये जो लिमिट है वो हम 10 to 20% मॉइस्चर कंटेंट वाली जो लिमिट है वो 5 to 10 days में हम अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में ये वाली लिमिट के लिए 10 to 12% मॉइस्चर कंटेंट वाली लिमिट के लिए हमें 2 to 3 years रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफेक्ट कॉज ड्यू टू ओवर मैच्योरिटी एंड अनवेंटिलेशन स्टोरेज ऑफ वुड ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिट इज कॉल्ड, ए है वेट रूट, बी है हार्ड सैक, सी है फॉक्सीनेस, डी है नोट। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, फॉक्सीनेस। फॉक्सीनेस में क्या होता है कि जो टिम्बर जहाँ स्टोर की हुई है वहाँ क्या है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, या फिर क्या है कि वो जो टिम्बर है वो क्या ओवर मैच्योर्ड है, तो उस केस में उसका डिस्क्लिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। यानी वहाँ पे कुछ रेड कलर का या फिर ब्राउन कलर का वहाँ पे क्या है, कलर आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉक्सीनेस बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राई रोट इज कॉल्ड ड्यू टू, ए है लैक ऑफ वेंटिलेशन, बी है अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन, सी है कंप्लीट सबमर्ज्ड इन वाटर, डी है व्हाइट आंट अटैक। तो जो ड्राई रोट आता है ड्राई रोट, इसमें क्या है, फंगल अटैक की वजह से होता है। इसमें जो टिम्बर है उसको ये क्या है, जो फंगल अटैक करके इसको ड्राई पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये किसके वजह से होता है, इम्प्रॉपर वेंटिलेशन और इम्प्रॉपर सीजनिंग। जब टिम्बर की इम्प्रॉपर सीजनिंग हो, यानी प्रॉपर सीजनिंग का मतलब होता है कि मॉइस्चर कंटेंट 10 से 12% तक टिम्बर में रिमेन रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लिमिट में हो तो उस कंडीशन में वहाँ क्या होगा, ड्राई रोट होगा, या फिर प्रॉपर तरीके से वहाँ पे जो टिम्बर हमने स्टोर किया वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रहा, तब भी क्या होगा, वहाँ पे ड्राई रोट होगा, ठीक है। सेकेंड इसमें आता है अगर अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन हो रही है तो उस केस में जो डिफेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं वेट रोट। और इसमें क्या होता है
कि जो फंगल है वो टिम्बर का केमिकल डिकम्पोजिशन कर देती है, जिसमें वो ग्रे ब्राउनिश कलर के पाउडर फॉर्म में मिलता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, कि जो ड्राई रोट है वो इम्प्रॉपर सीजनिंग और लैक ऑफ वेंटिलेशन की वजह से होता है। जो बी ऑप्शन दिया है अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन, ये किसके लिए होता है? वेट रोट की कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन फॉर ए है इंक्रीज मॉइस्चर कंटेंट, बी है डिक्रीज मॉइस्चर कंटेंट, सी है डिक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर, डी है ऑल ऑफ दीज। तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर का मतलब क्या होता है कि जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको हम क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रूट द टिम्बर, ए है करेक्स, बी है रिड्यूस टू पाउडर, सी है श्रिंक, डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के लिए जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है। इस पे क्या होता है? ड्राई रोट में जो टिम्बर है वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर बाउचरी प्रोसेस इज यूज टू, ए है कन्वर्जन ऑफ ट्री, बी है ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीन टिम्बर, सी है फायर रेजिस्टेंस ऑफ टिम्बर, डी है बोथ बी एंड सी। तो जो बाउचरी प्रोसेस है उसमें हम क्या है? ग्रीन टिम्बर का ट्रीटमेंट करते हैं। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफेक्ट ऑफ ट्री caused by injury sustained during its young age are called, A है bald, C है knots, B है knots, C है sack, D है upsets। तो जब ट्री ग्रोथ कर रहा हो, यानी अर्ली एज में जब वो ग्रोथ करता है तो वहाँ पे उसके कोई इंजरी आ गया हो, तो उस केस में जो इम्प्रॉपर इसकी ग्रोथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बल्ड। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। एक इस पे दिया हुआ है अपसेट। अपसेट में क्या होता है? जो वुड का जो फाइबर है उसमें क्या है? करेक्स आ जाती है, ठीक है। वो किस में आता है? अपसेट में आता है। ये भी क्या होता है कि जो टिम्बर में इंजरी है या कंप्रेसिव फोर्स अगर आता है तो उस केस में क्या होता है? फाइबर में करेक्स आ जाती है, श्रिंकेज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अपसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ए ट्री इज, ए है कैम्बियम लेयर, बी है पिथ, सी है बार्क, डी है सैप। तो जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बार्क, आउटर बार्क। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजनिंग आर, ए है डिक्रीज इन वेट, बी है इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, सी है इंक्रीज इन वर्केबिलिटी, डी है ऑल ऑफ दीज। तो जब हम सीजनिंग करेंगे तो मॉइस्चर कंटेंट है वो रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका वेट है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, और जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। और वर्केबिलिटी है वो भी क्या है? इंक्रीज होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, ऑल ऑफ दीज। अब आगे आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है एन असेंबल्ड प्रोडक्ट मेड ऑफ विनर एंड एडेसिव इज कॉल्ड, ए है बैटन, बी है प्लांक, सी है बोर्ड, डी है प्लाईवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ एक्सोजीनियस ट्री इज, ए है हार्टवुड, बी है पिथ, सी है सैपवुड, डी है बार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर विच इज यूज्ड एज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट फॉर विंडो, ए है 5 to 10%, बी है 10 to 16%, सी है 12 to 20%, डी है 16 to 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइज ऑफ स्पेसिमेन ऑफ ट्री यूज्ड फॉर ड्यूरेबिलिटी क्लासिफिकेशन, ए है 150 by 50 by 50, बी है 100 by 50 by 50, सी है 300 by 50 by 50,
डी है 600/50/50। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ जोन इन इंडिया फॉर क्लासिफाइंग अलाउेबल मॉइस्चर कंटेंट फॉर बिल्डिंग टिम्बर एज पर ISR। ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट सीजन फॉर फेलिंग ऑफ टिम्बर प्रोडक्शन इन हिली एरिया इज। ए है समर, बी है विंटर, सी है मानसून, डी है स्प्रिंग। तो यहाँ पे ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके हम डिस्कस कर चुके हैं, बट आपका कितना इस पे ध्यान रहता है इस पूरे लेक्चर में, उसी को चेक करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।